के उत्तर प्रदेश शासन के स्वागत और अब सादर निवेदन, स्वागत एवं संगोष्ठी के उद्देश्य पर प्रकाश डालने के लिए माननीय मुख्य सचिव महोदय से श्री मनोज कुमार सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन। आइए। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी वन एवं पर्यावरण, माननीय राज्य मंत्री जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, साथियों, आज हम सब यहाँ पर इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे के आयोजन के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, लेकिन उस समय ये दिसंबर के महीने में हुआ करता था। वर्ष 2000 से ये 22 मई का दिन चुना गया है और आज के दिन बायोडायवर्सिटी के बारे में लोगों को चेतना बढ़ाने का, उसके लिए सेंसिटिविटी बढ़ाने का और उसके बारे में प्रचार प्रसार करने का ये अवसर है। बायोडायवर्सिटी समाज में, पर्यावरण में, वनों में बनाकर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो वाइल्ड वैरायटीज होती हैं, उन्हीं से जो जीन्स निकलते हैं, वो हीट टॉलरेंस, ड्रॉट टॉलरेंस, इस तरह की जो कैरेक्टर्स होती हैं, वो हमारे जो काम की ब्रीड्स होती हैं या वैरायटीज होती हैं, उसमें उनको डालने के काम आता है। साथियों, इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्यावरण शब्द भारत के संविधान में नहीं था और इसकी पहली बार जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया वो 1976 में किया गया और उस समय आर्टिकल 48 से सरकारों के लिए भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया गया कि आप नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे और उसको कंजर्व करेंगे। और उसी समय जनता के लिए, सिटीजन्स के लिए 51 AG, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, उसमें डाला गया और उसमें उनको भी यही दायित्व दिया गया कि आप नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे और कंजर्व करेंगे। यानी इस संविधान के अमेंडमेंट के बाद सरकार का भी दायित्व है और जनता का भी दायित्व है कि पर्यावरण के बारे में जो भी चीजें हैं उनको हम प्रिजर्व करें और कंजर्व करें। इस अवसर पर मैं आप सबसे यह आह्वान करना चाहूंगा कि आपके आसपास, आपके कार्य क्षेत्र में जिस भी तरह का एनवायरनमेंट है, जिस भी तरह की स्पीसीज हैं, उनको बचा के रखें, उनको आगे प्रमोट करें और उनका संरक्षण करें। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। अब मैं उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय वस्तु पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने प्रदेश के लिए बहुत काम किया है और इतने काम किए हैं जिसका कुछ ठिकाना नहीं। लॉ एंड ऑर्डर जो पिछली सरकारों में इतनी खराब थी, उसे इतना सही कर दिया, कहीं बाहर जाओ और कहो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा, आदमी यकीन नहीं करता। इतना फर्क आ गया है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। और यही वजह रही कि हमारे यहाँ 40 लाख करोड़ के इंडस्ट्रियलिस्ट आए कि हम आपके यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। 10 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो गई है और हमारे नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। तो मैं कहूँगा अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनवा देना बिना किसी परेशानी के, ये भी मामूली काम नहीं। प्रयागराज के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मानव मेला लगा दिया, जिसमें 66 करोड़ से ज्यादा लोग आए और सब ने दुआएं देते हुए गए सरकार को कि बहुत अच्छा कार्य हुआ। तो अगर मैं सब गिनाऊं तो शाम हो जाएगी, तो इसलिए मैंने सिर्फ थोड़े से गिनाए हैं। और मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्री, माननीय राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन एवं जंतु उद्यान आदरणीय श्री KP मलिक जी, जिनका मुझे हमेशा सहयोग मिलता है, यहाँ उपस्थित हमारे मुख्य सचिव आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी, जो पर्यावरण के मामले में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम होती है मैं इनके पास जाता हूं, तुरंत सॉल्व करते हैं ऐसे भाई मनोज कुमार सिंह जी।
यहाँ उपस्थित प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन उत्तर प्रदेश आदरणीय अनिल कुमार जी, यहाँ उपस्थित प्रधान मुख्य संरक्षक उत्तर प्रदेश सुनील चौधरी जी, राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्यगण, सचिव भाई प्रभाकर जी, यहाँ उपस्थित लोक भारती से पधारे हुए वो लोग जो कि बहुत काम करते हैं। लोक भारती के बारे में एक बात ये कहूँगा कि इन्होंने पिछले 2 साल में इतनी हरी सड़कें लगा दी जितनी 100 साल में नहीं लगी होंगी। यहाँ उपस्थित जैव विविधता प्रबंध समितियों के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, कृषक भाई, विश्वविद्यालय व विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधित्व कर रहे वैज्ञानिक, जैव विविधता व पर्यावरण संरक्षण के कार्य व्यक्तियों व संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, विद्यार्थी, यहाँ पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जैव विविधता बहुत जरूरी चीज है। अगर हमारी पृथ्वी पर सभी जीव और जंतु, वनस्पति नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं रहेगी। सब एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। हमारे जितने जीव हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे पृथ्वी के अंदर बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर वायु नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आदमी क्या कोई एनिमल जिंदा नहीं रहेगा। और एनिमल्स ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो एटमॉस्फेयर हो जाएगा कि दुनिया रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कहूँगा हमारे यहाँ विभिन्न जीव, चाहे वो वनस्पति हो, फल हो, दोनों का आपस में सामंजस्य रहना, यही इस बार की थीम है, हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मैं कहूँगा इसको रखने के बहुत जरूरी है। और मैं तो इस नतीजे में पहुंचा, एनवायरमेंट और विकास एक तराजू के 2 पल्ले हैं। एक तरफ एनवायरमेंट है, एक तरफ विकास है। अगर कोई भी चीज ज्यादा होगी तो दूसरा हल्का पड़ जाएगा और दोनों को बैलेंस रखना। इसलिए हमको विकास करना है। विकास भी हमारे लिए जरूरी है, लेकिन साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखना है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं भी हैं, वो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दुनिया वालों जरा सोचो, आगे आने वाले मानव के लिए कैसी दुनिया छोड़ कर जा रहे हो। और ये वजह है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। हमारे आज के मुख्यमंत्री, हमारे पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी, जो कि हमेशा कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण। अगर पेड़ लगेंगे तभी एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, तभी टेम्परेचर कंट्रोल होगा, तभी बायोडाइवर्सिटी रहेगी। टेम्परेचर ज्यादा होने बहुत से पौधे मर जाते हैं, बहुत से जीव मर जाते हैं, जंतु मरते हैं। तो हमें जरूरी है टेम्परेचर को कंट्रोल करें। टेम्परेचर कम करने के लिए इंडस्ट्रीज में धुआं ज्यादा ना निकले, हमारी ऑटोमोबाइल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल लाया जाए और साथ ही साथ हमारे यहाँ बड़ी संख्या में पेड़ लगाएं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का एक नेतृत्व है, उन्हीं का कमाल है कि इन 3 सालों के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा दिए गए। और ये आसान काम नहीं है। 100 करोड़ पेड़ जो लगाए गए उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर ग्रीन कवरेज एरिया जो है पहले से काफी बढ़ा है। हमारी पृथ्वी का 2.5% एरिया हिंदुस्तान में है, 15% पॉपुलेशन है, 15% जातीय यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे यहाँ 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी देश जो माने जाते हैं उनमें हिंदुस्तान भी है। इस वजह से हमारे बायोडाइवर्सिटी और देशों के मुकाबले कम नहीं है, लेकिन हमको इसे और मेंटेन करना है। बायोडाइवर्सिटी के लिए मैं यही कहूँगा, हमारे यहाँ 2232 तरह के प्लांट्स हैं और 2434 तरह के जीव हैं। साथियों, जैव विविधता में जेनेटिक, स्पेसीज और इकोसिस्टम तीनों का ही हमारे यहाँ ख्याल रखा जा रहा है और बायोडाइवर्सिटी से ही पृथ्वी को मानव के लिए रहने योग्य बनाता है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हमें इसी पृथ्वी से होती है। प्राकृतिक आपदाओं से हमारी रक्षा होती है। हमारी सांस्कृतिक जड़ों के आधार पर इन्हीं पे जुड़ी हुई है। हमारे धर्म के अंदर एनिमल्स का सम्मान किया है। हमारे यहाँ एनिमल्स का सम्मान जाता है, पेड़ों का सम्मान, पीपल, पाकड़, बरगद जो कि हमें छाया देते हैं, उनको पूजा जाता है। एनिमल्स देवी देवताओं के साथ में पूजे जाते हैं।
धरती पर जीवंत रूपों को बनाए व बचाए रखने में, वनस्पति और पशु पक्षियों की नस्लों में सुधार, स्थानीय समुदाय की औषधि, भोजन, वस्त्र, आजीविका सहित दैनिक आवश्यकता की पूर्ति, आर्थिक उन्नति, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, ये सब जैव विविधता पर ही निर्भर है। तो मैं यही कहूँगा, हमारे यहाँ हम कुकरेल में भी बहुत जल्दी ही नाइट सफारी की शुरुआत। कुकरेल जो है वो डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहाँ विभिन्न तरह के पक्षी मौजूद हैं, विभिन्न तरह के जीव जंतु वहाँ मौजूद हैं, और आनंद जल्दी ही लोग रात में भी लिया करेंगे। हम लोग यहाँ जल, थल, नभ तीनों में कोशिश करें। जल के अंदर भी लाइफ है, उसके लिए पॉल्यूशन नदियों का ना हो, उसके हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे महाराज जी ने वेटलैंड्स डिक्लेयर की हैं, ताकि उनका संरक्षण हो, उन पर एनक्रोचमेंट ना हो, उनके अंदर जो जीव हैं वो सही तरीके से रह सकें, और इनके अंदर जो जीव हैं उनको ऑक्सीजन मिल सके। झीलों के पास में हम लोग पेड़ लगाएंगे। इस बार हमारे महाराज जी का निर्देश है, नदियों के किनारे पेड़ जरूर लगाओ, और उन पेड़ से नदी भी नहीं सूखेगी और पेड़ भी नहीं सूखेगा। हम लोग पक्षियों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। पक्षी हमारे यहाँ बाहर से भी बहुत हैं, कि पक्षियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, वेटलैंड में पक्षी को पूरा उसका ध्यान रखा जाए। तो मैं यही कहूँगा, हम लोग बायोडाइवर्सिटी के लिए पूरा प्रयास हैं, और साथ ही साथ इस वर्ष जैसा कि आपका निर्देश है, हम नदियों के किनारे लगाएंगे, और हमारा टारगेट 35 करोड़ है। पिछली बार भी 35 करोड़ का टारगेट था, तो हमारे यहाँ 36 से ज्यादा पेड़ लगाए गए। इस बार भी हम पेड़ ज्यादा लगाएंगे, और आप देशानुसार सबसे ज्यादा जोर पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ बचाने पे देंगे, ताकि हमारे पेड़ सुरक्षित रह सकें, पेड़ बढ़ सकें। आपके ही नेतृत्व में हमारे प्रदेश का ग्रीन कवरेज बढ़ा है, जो देश में दूसरे स्थान पर है। ये कोई मामूली बात नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर हम सहजन के पेड़ लगाएंगे, और ज्यादा पेड़ लगाएंगे, फूलदार और छायादार पेड़ लगाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ जगह ऐसी हैं जहां हम विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाएंगे। वो है प्रयागराज, काशी, लखनऊ, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, नेमिशरण, सोरों, गोरखपुर और बरेली। ये कुछ वो जगह हैं जहां हम और ज्यादा लगा के इनको इतना हरा भरा कर देंगे, ताकि कोई पैदल चले, वहां के परिक्रमा करे, तो उसे किसी तरह की गर्मी ना महसूस हो। पेड़ छाया में परिक्रमा करेगा तो अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मंत्री जी। और अब विमोचन और सम्मान की प्रक्रिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के वचन से पहले सबसे पहले ग्रीन बजट और जैव विविधता पुरस्कार का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। करतल ध्वनि से स्वागत हो। हमारे जीवन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया के लिए ये सुझाव, ये विचार। और अब जैव विविधता आधारित चित्रकला, निबंध लेखन और वाद विवाद प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले अशिका पाल, पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल विकास लखनऊ की छात्रा, जिसने शानदार कार्य किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मानित हो रही हैं। निशित कुमार, लखनऊ पब्लिक स्कूल माधोगंज हरदोई से। आशय मिल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का बच्चों को करतल ध्वनि से, यही हमारी भविष्य है, यही हमारी अगली पीढ़ी है, शानदार काम कर रहे हैं। और एनजीओ फार्मर्स में सबसे पहले श्री जय प्रक्सेना जी मुरादाबाद से सादर आमंत्रित। श्री मारूफ जी वीर अब्दुल हमीद युवा मंडल कानपुर से। श्री
श्री श्याम बहादुर सिंह जी, उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद मथुरा से। और कार्बन के लिए श्री दिनेश चंद्र शर्मा जी बरेली से। श्री युग कुमार जी बिजनौर से। सुश्री शकुंतला जी नजीबाबाद से। सादर आमंत्रित ये धनराशि मिल रही है कार्बन क्रेडिट के लिए। शकुंतला जी आई हैं, बहुत ही उत्कृष्ट योगदान कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में। और जोरदार स्वागत महनीय कार्य, सराहनीय कार्य के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन के लिए हम उनसे सादर निवेदन करते हैं। स्वागत कीजिए माननीय मंत्री जी का। इंटरनेशनल डाइवर्सिटी डे के अवसर पर आयोजित आज के इस नेशनल सेमिनार के में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री के.पी. मलिक जी, प्रदेश के मुख्य श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्री अनिल कुमार जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष वन श्री कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वन विभाग के अधिकारीगण, पर्यावरणविद और इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे अवसर पर पर्यावरण से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी छात्र छात्र और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले इस नेशनल सेमिनार के लिए उत्तर प्रदेश के वन विभाग को और जुड़े हुए स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबकी उपस्थिति के लिए आपका स्वागत करता हूं। बायोडायवर्सिटी का जीवन में क्या महत्व है, मुझे लगता है कि भारत से ज्यादा कोई अन्य इसके महत्व को नहीं समझ सकता। अब ये जब भी किसी भी सनातन धर्मावलंबी घर में कोई मांगलिक अनुष्ठान होता है तो शांति पाठ होती है। उस शांति पाठ की शुरुआत की वहां पर रहने वाले व्यक्ति के लिए नहीं होती है, उसकी शुरुआत ही होती है कि द्यो शांति।
पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, आपह यानी जल में भी शांति हो। वह संपूर्ण चराचर जगत के कल्याण की कामना के साथ वह मांगलिक अनुष्ठान शुरू होता है। और यह कहां से आया? जो हमारे वैदिक ऋषि इस सृष्टि के संरक्षण के लिए हम सबसे एक आश्वस्ति चाहिए थी। यानी वैदिक ऋषि किस बात का आश्वासन हमें चाहता है? इस बात का आश्वासन चाहता है कि अगर मनुष्य को बने रहना है तो याद रखना, हमें इस चराचर जगत के बारे में सोचना पड़ेगा। केवल मनुष्य के बारे में नहीं, केवल जीवों के में नहीं, केवल जंतुओं के बारे में नहीं, हमें उसकी उस पूरी विविध बारे में जिस पर जीवन चक्र आधारित है, इन सब के बारे में सोचना है। और इसीलिए तो अथर्ववेद ने कहा है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। तो एक पुत्र के नाते हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कितना कर पा रहे हैं, यह आज प्रश्न हम सबके सामने है। और इसीलिए दुनिया के मंचों में 1992 में इस पे चर्चा प्रारंभ हुई होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया इस बात के लिए आश्वस्त किया कि 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को करेगा। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम केवल सरकार के स्तर पर नहीं, बल्कि हम सबके सामूहिक प्रयास, जब एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो इसके परिणाम हमारे सामने देखने मिलेंगे। खासतौर पर आप देखते होंगे इन सभी बातों को लेकर के, बात को मानता हूं कि जो व्यक्ति प्रकृति के जितने अधिक न रहेगा, वह उतना ही अपने को स्वस्थ महसूस करेगा। और आज बहुत सारे अच्छे प्रयास हमारे स्तर पर हो सकते हैं, तो हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। और इन कार्यक्रमों को लेकर के ही उत्तर प्रदेश का जो हमारा बायोसिटी बोर्ड है, उसने भी इन चीजों को लेकर के एक नए अभियान को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को, जिसे लेकर के आज सेमिनार भी यहां पर आयोजित किया गया है, जिसका विजन इस बात को लेकर के है कि हम लोग इस अवसर पर एक हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी प्रकृति और सतत विकास में समन्वय, एक सामंजस्य कैसे हम बना सकें। आप देख रहे होंगे, यानी हमें प्रकृति के साथ, पर्यावरण केवल मनुष्य नहीं है, जीव नहीं है, जीव जंतु और वहां की भौगोलिक और स्थानीय पारिस्थितिकी, इन सबको मिलाकर के जो एक उस वहां की जो एक वातावरण बनता है, वो अपने आप में पर्यावरण कहलाता है। यानी प्रकृति और पुरुष का एक समन्वित जो रूप है, वही पर्यावरण है। लेकिन उसमें समन्वय बनाने का काम किस रूप में हो सकता है? आज हम लोग देखते हैं, हर कार्य के लिए हम लोग सरकार पर होते हैं। आप याद करिए, पहले प्राचीन समय में हमको देखते थे हर गांव में, और ये राजस्व का हिस्सा भी होता था। हर गांव में खलिहान की भूमि होती थी, लोग खेतों में आग नहीं लगाते थे। यानी फसल कटने के बाद पली का व्यवस्थित प्रबंधन किस रूप में था, ये हम सबके संज्ञान में है। हम सब जानते हैं, प्राचीन यानी आज कम से कम 35-40 वर्ष पहले लोग इस बात को लेकर बहुत आग्रही हुआ करते थे।
गांव में खाद का गड्ढा भी एक होता था जिसकी नौयत चेंज होती थी। खाद का गड्ढा है तो खाद का गड्ढा है। गांव का जितना भी वेस्ट होता था उसको लोग वहां खाद के गड्ढे में डालते थे और साल भर में जब कंपोस्ट होता था फिर उसको वहां से निकाल करके अपने खेतों में उसको डाल देते थे। कंपोस्ट के रूप में गांव के अपने खेत में किसान उसका उपयोग करता था, गांव के लोग अपने खेतों में करते थे, अगली बार के लिए तैयार हो जाता था। हर गांव में तालाब होता था। तालाब में गांव की नालियों का पानी नहीं जाता था। तालाब गांव में स्वच्छता के प्रतीक होते थे। लोग उस जल को बाहर का तालाब था तो गाय भैंस से भी उसका पानी पीते थे, लोग कपड़ा भी धो लेते थे। समय पर जैसे जैसे सुविधा बढ़ती गई हमने गांव के खाद के गड्ढे को भी कब्जा करवा दिया। खलिहान की भूमि में कब्जा हो गया, गौचर भूमि भी कब्जा हो गया और गांव के आपको हम लोगों ने गांव के ड्रेनेज को उड़ेलने का एक माध्यम बना दिया। इसने नई नई बीमारियां भी दी। तमाम की नई बीमारियां, इंसेफ्लाइटिस वहीं से शुरू होता है। मच्छर होंगे तो मच्छर से मलेरिया भी फैलेगा। उस मच्छर से तमाम प्रकार की अन्य बीमारियां भी उसके माध्यम से फैलेंगी। यानी स्वयं मनुष्य के द्वारा स्वयं के स्वार्थ के लिए जो रणनीति गई वो स्वयं उसके लिए कैसे आत्मघाती सिद्ध हो रही है ये आप देख सकते हैं। और इसीलिए आज हम इन बातों पर जरूर विचार करें कि क्या हर कार्य के लिए सरकार पर ही भर रह करके हम कर सकते थे। पहले गांव तो आत्मनिर्भर हुआ करते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की। एक ग्राम स्वराज का एक मॉडल था हमारा गांव। विवाद नहीं थे, गांव के लोग मिल बैठ करके पंचायत पंच परमेश्वर के सामने उन समस्या का समाधान करते थे। तालाब की भूमि आरक्षित होती थी, खलिहान की भूमि आरक्षित होती थी, गौचर की भूमि आरक्षित होती थी, खाद का गड्ढा आरक्षित होता था। गांव का पूरा सॉलिड वेस्ट खाद के गड्ढे में जाएगा, फसल खलिहान में आएगी, गौचर भूमि गाय के चराने के लिए उपयोग में आएगी। कोई व्यक्तिगत रूप से उस पर काबिज नहीं हो सकता था। और गांव में हर व्यक्ति ने या तो अपना सोख्ता बना के रखा हुआ था या फिर गांव की नाली गांव के बाहर कहीं जाकर के दूर उसको बहा दिया जाता था। आवश्यकता भी थी। लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जल स्रोत की पूजा करते थे। हर उस पवित्र कार्य को लोगों ने अपनी आराधना से जोड़ा था जो मनुष्य के जीवन के लिए और जीव सृष्टि के लिए उपयुक्त था। कौन सा ऐसा जीव जिसको हम सनातन धर्मावलंबी किसी न किसी देवी देवता के साथ जोड़ते हैं? कौन सा ऐसा है? हमारा पूरा जीवन ही उस यानी जीव जगत के साथ जुड़ी हुई थी। हमने पेड़ों की है, उनके साथ भी हमारे ऋषि परंपरा ने तो हमें यही बात कही कि पीपल को नहीं काटिए, बरगद को नहीं काटना चाहिए। पीपल में किसी देवता का वास बता दिया, बरगद में किसी का वास दिया, नीम आम अन्य सब किसी न किसी का वास, यहां तक कि दूबा में भी बता दिया पूजा करनी है। यानी पूजा किसकी? जिसका हम संरक्षण कर सके। ये भी बताया कि पहला जो ग्रास है वो गाय का होगा, अंतिम ग्रास होगा कुत्ते का। मुझे बचपन की याद है, अगर घर में कभी बरसात के समय चींटियां निकलती थी तो घर के बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे कि देखो चीनी और आटा मिला करके इसमें डाल दो, ये अपने आप चली जाएंगी। और मुझे हम आश्चर्य करते थे, जैसे ही चीनी और आटा थोड़ा सा वहां गिरा दिया वे कुछ देर में सब गायब हो जाती थी, फैलती थी।
आज अगर आप देखेंगे कहीं चींटी निकल गई तो लोग लेके आएंगे, कोई स्प्रे कर देंगे, उसको मार डालेंगे। पहले मारते नहीं थे, थोड़ा सा आटा और चीनी मिलाकर डाल देते थे, वो यानी कुछ ही मिनटों में सब उसको खा करके गायब हो जाते थे। यानी समन्वय पहले था और उन सब के साथ मिलकर के जीवन चक्र संचालित होता था, लोग खुशहाल थे। आज हमने डेवलपमेंट के जिस मॉडल को अंगीकार करना प्रारंभ किया है, यही हमारे लिए आत्मघाती भी सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। रामायण कालखंड को आप देखेंगे तो रामायण का पहला बलिदानी है जटायु, और वह भी किसके लिए? माता जानकी की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान करता है। और आज जटायु अपने अस्तित्व के लिए इसी भारत भूमि पे तरस रहा है। हमें जटायु संरक्षण केंद्र बनाने पड़ रहे हैं। यानी जटायु संरक्षण के लिए हमें केंद्र बनाने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी मौत मर रहा है, नहीं, हमारे द्वारा केमिकल, फर्टिलाइजर और पशुओं को दी जाने वाली, पालतू पशुओं को दी जाने वाली दवाओं का दुष्परिणाम उसके जीवन के साथ देखने को मिल रहा है। तो हम अपनी परंपरा के प्रति कितने कृतज्ञ हैं, हम स्वयं इससे अनुमान लगा सकते हैं। यानी जटायु तो कोई नुकसान नहीं करता था, वो गिद्ध तो कोई नुकसान नहीं करता था, वह तो प्रकृति के शोधन का काम करता था, वह तो हमारे संरक्षण का ही काम करता था। मरे हुए जानवरों को ही खा करके प्रकृति की शुद्धि करता था। आज वो अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। पता नहीं किस बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी देसी आम के पेड़ काटने के ऑर्डर दे दिए, काट डालो। जामुन के पेड़ काटने के ऑर्डर दे दिए। भाई जब आप लगा नहीं सकते तो काटने का आदेश कैसे दे रहे हैं? और इसीलिए आज इन सब मुद्दों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसको एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। अलग अलग सेक्टर को चिन्हित करने की आवश्यकता है। यह सृष्टि केवल मनुष्य के लिए नहीं है, और मनुष्य को अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो उसको सभी जीवों के अस्तित्व के बारे में, जंतुओं के अस्तित्व के बारे में, जल स्रोतों के बारे में, उनके संरक्षण की दिशा में तो कार्य करना ही पड़ेगा। साथ साथ जो पर्यावरण का एक समन्वित रूप है, इन सब के बारे में भी गहन मंथन करते हुए उसको क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। एक सामूहिक प्रयास का हिस्सा बनना चाहिए। इसमें सरकार भी बल लगे, पर्यावरणविद भी इसके साथ जुड़े, समाज के प्रबुद्ध जन भी इसके साथ जुड़े, आम जनमानस को भी अगर हम इसके साथ जोड़ करके इस अभियान का हिस्सा बना सकते हैं तो इसके सार्थक परिणाम हम सबके सामने आएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का हमारा जो बायोडायवर्सिटी बोर्ड है वह इस दिशा में कुछ प्रयास कर रहा है, जिसमें उन्होंने कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिक डाइवर्सिटी के बारे में, स्थानीय परंपरा और संस्कृति के सम्मान के बारे में, जैवनों के अवयव के पोषणीय उपयोग से सृजित लाभों को उचित और साउंड विवरण के बारे में, और जैविकता चरण पर प्रभावी नियंत्रण के बारे में कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। लेकिन इसमें और गति लाने की आवश्यकता। इन सभी मुद्दों पर आप इस नेशनल सेमिनार में भी चर्चा करेंगे और किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे के अवसर पर आयोजित इस नेशनल सेमिनार के आप सबको हृदय से एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।